शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के रासायनिक आबंध चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार का होता है और सहसंयोजी यौगिकों के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध क्या होता है। जैसे कि मैं रासायनिक आबंध चैप्टर में सबसे पहले ही बताया था, ठीक है, कि जो रासायनिक आबंध होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रबल बंध और एक दुर्बल बंध। ठीक है, और प्रबल बंध में कितने बंध के बारे में पढ़ना पड़ता है हम लोग को, तीन। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध और तीसरा क्या था, उप सहसंयोजी बंध। क्या था, उप सहसंयोजी बंध। क्लियर है। और हम लोगों ने आयनिक बंध के बारे में पूरा डिटेल जान लिया है, उसी से रिलेटेड जालक ऊर्जा के बारे में भी बात कर लिए, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल क्या होता है ये भी पढ़ लिए, ध्रुवणता क्या होता है, ध्रुवण क्षमता क्या होता है, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने फजान का नियम भी जान डाला। क्लियर है, मतलब हमारा आयनिक यौगिक वाला जितना भी कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट। अब हम लोग एक नए बंध की ओर बढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सहसंयोजी आबंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य होता है, मतलब दोनों तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता होगा, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। क्लियर है कि नहीं, ध्यान समझना। सहसंयोजी आबंध पढ़ रहे हैं हम लोग, सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड याद रखना, ये किनके मध्य बनता है, दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य, दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य, दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। अब कैसे दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान से देखो, आवर्त सारणी में जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इधर वाला जो रहेगा उसका विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या रहेगा, ज्यादा। मतलब मेनली ऐसा समझ सकते हो कि जो पी ब्लॉक है उनके तत्वों के मध्य में क्या बनता होगा, सहसंयोजी आबंध। क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध। इधर जो बनता था वो कौन सा था, एस ब्लॉक वाले लोग क्या बनाते थे, आयनिक बंध, लेकिन पी ब्लॉक वाले जितने भी तत्व है वो क्या बनाते हैं, मेनली सहसंयोजी बंध। और पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या है, आधातु। क्या है, आधातु। तो अधातु और अधातु के मध्य में पाए जाने वाला जो बंध रहता है, मतलब ये किसके मध्य पाए जाने वाला बंध है, अधातु और अधातु के मध्य में, अधातु अधातु के मध्य पाए जाने वाला क्या है, ये बंध। क्लियर है, अधातु और अधातु के मध्य पाए जाने वाला बंध। यहां पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी, ताकि क्या हो, अष्टक पूर्ण हो, ताकि अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझे क्या, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ध्यान समझना, H2 है, Cl2 है। अब H2 में तो अष्टक नियम लगता है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन है परमाणु क्रमांक 1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। दूसरा हाइड्रोजन है परमाणु क्रमांक 1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो ये अपना क्या पूरा करना चाहेगा, द्विक, ये भी क्या पूरा करना चाहेगा, अपना द्विक। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे क्या कर देंगे, बीच में आ जाएंगे ऐसे, और ये इसका यूज कर लेगा, ये भी इसी का और ये भी इसी का यूज कर लेगा। क्लियर है कि नहीं, मतलब जब एकल बंध बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बना है, तो जब एकल बंध बनता है तो कितना लोन, ध्यान देना, तो कितना लोन पेयर होता है, केवल और केवल तुम्हारा ये, सॉरी लोन पेयर नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का संख्या कितना हो गया, बॉन्ड पेयर का 1, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, जो बंध निर्माण में भाग लिया है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, 2। कितना लिया है, 2। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अरे एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, 2। क्लियर है कि नहीं, और इसी को क्या बोल देता हूँ मैं, एकल बंध। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पास देखो Cl2 में देखो, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, लास्ट में कितना, 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लोरीन का अष्टक पूरा करना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी कर लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन को ये साझेदारी कर लिया, यानी कि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पास आ गए, बंध के बीच में। कहाँ गए, बीच में। तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितना है, जिसका साझेदारी में यूज किया है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए है ना साझेदारी में, साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया। और कितना बंध बना है, एकल, सिंगल बॉन्ड बना, एकल बंध बना है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होता है, यानी कि उसी इलेक्ट्रॉन का यूज कौन करेगा, एक परमाणु, और उसी का यूज कौन करेगा, दूसरा भी परमाणु। क्लियर है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी। और तुम लोग को नहीं लग रहा इक्वल शेयरिंग हो रहा है,
मतलब उस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज ये भी करेगा, उस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज ये भी करेगा। मतलब ध्यान से समझना, सहसंयोजी आबंध में इक्वल शेयरिंग होता है। इक्वल मतलब समझ रहे हो ना, बराबर, इक्वल शेयरिंग होता है। क्लियर है? क्लियर है? देख क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन था लास्ट में? 7। इसको 1 चाहिए था, 1 ले लिया। इसके पास भी कितना था? 7। इसको चाहिए था 1, तो दोनों 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, तो बराबरी तो चल रहा है ना, तो इक्वल शेयरिंग होता है। यहाँ तक क्लियर है? सहसंयोजी आबंध में आगे बढ़ जाए क्या? सहसंयोजी आबंध के बारे में और एक चीज़ जाना, ध्यान देना ना, यहाँ पास देखो सेम टू सेम अनुभाग ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? समपरमाणविक, समपरमाणविक सहसंयोजी आबंध। क्या बोल देते हैं? समपरमाणविक सहसंयोजी आबंध। मान लो अलग अलग है, अलग अलग है, विषम परमाणविक बोलूंगा तब उसको क्या बोलूंगा मैं? विषम परमाणविक सहसंयोजी आबंध। कैसे बनेगा देखो, विषम परमाणविक, 2 प्रकार का होता है ना सहसंयोजी आबंध, एक तो समपरमाणविक और एक होता है विषम परमाणविक सहसंयोजी आबंध। विषम परमाणविक कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझो, H2O है, H2O है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 8। लास्ट में कितना होता है? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1, एक और हाइड्रोजन उसका परमाणु क्रमांक 1। इसको अपना द्विक पूरा करना है, इसको अपना अष्टक, तो ये इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना दिया और ये इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना दिया, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में है, तो उसका ध्यान से समझना, उसका यूज ये भी कर रहा है और उसका यूज ये भी कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पास भी वैसी है, तो इसका यूज ये भी कर रहा है, इसका यूज ये भी कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब टोटली एक हिसाब में समझो, ध्यान से समझना, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8, तो इसका अष्टक पूरा और इसका क्या हो गया? पूरा द्विक पूरा। एक और उदाहरण से समझो, HCl है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 7, यानी 17 होता है, 2 8 7, ये 7। इसको अपना द्विक पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, मतलब साझित युग्म का इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया। इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? तो अलग अलग अणुओं के मध्य बना है, क्या बन गया? ये विषम परमाणविक। और सेम टू सेम के मध्य बना था तो क्या बोले? सम परमाणविक। क्या बोल दिए? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और उदाहरण देखें क्या? CH4 याद है? CH4 कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। लास्ट में कितना आता है? 4। 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन चारों ओर लग गए, देखो, तो हाइड्रोजन का क्या पूरा हो गया? द्विक, और इसका क्या पूरा हो गया? अष्टक। क्या पूरा हो गया? अष्टक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितने प्रकार का हो सकता है ये? 2 प्रकार का, एक समपरमाणविक और एक विषम परमाणविक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है भाई, समपरमाणविक हो गया, विषम परमाणविक हो गया, कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का। किसका? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का। जैसे कि ध्यान से समझना, Cl2 जब बन रहा है, ध्यान दो, Cl2 या मैं बता रहा हूँ O2 या बता रहा हूँ N2। क्लियर है? Cl2 बोल रहा हूँ, क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 17, 2 8 7 हो गया। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो साझित इलेक्ट्रॉन कितना है? मात्र साझित इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। साझित इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ठीक है, और कैसा बंध बना? एकल बंध। क्या बना है? एकल बंध। क्लियर है? ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में कितना आता है? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना जरूरत है? 2। इसको कितना पर का जरूरत है? 2। तो यहाँ पास देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका यूज कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका यूज कर लेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पास? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 4। साझित इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। और कितना बंध बना? 2, द्विबंध। क्या बन गया आपका? द्विबंध। वैसे ही नाइट्रोजन का सोचो तो, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पास देखो, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो ये देखो 8 हो गया इसका पूरा,
और इधर ये भी यूज़ कर लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है 6, और क्या बन गया आपका त्रिबंध, क्या बना है त्रिबंध। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से आपका सहसंयोजी आबंध का क्या होता है निर्माण होता है। दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य में बनता है। नाइट्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन भी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन भी है, समझ आ रहा है ना, उनके मध्य बनता है। यह सभी के सभी क्या है आधातु है, क्या है आधातु। तो आधातुओं के मध्य में पाया जाने वाला बंध ही क्या कहलाता है आपका सहसंयोजी आबंध। क्या कहलाता है सहसंयोजी आबंध। अब सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसके कौन कौन से उदाहरण है, कितने प्रकार का होता है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध के गुण। क्या पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध के गुण। मिटा दूं क्या इसको, देखो सहसंयोजी आबंध का क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण है भौतिक अवस्था। सबसे पहला गुण है क्या इसका भौतिक अवस्था। वो दिखाई कैसे देता है, ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है। अब ध्यान से देखना सहसंयोजी आबंध जो रहता है, ध्यान देना, सहसंयोजी आबंध का कहानी सुनो। सहसंयोजी आबंध जो भी अणु बनाता है उनके मध्य में दुर्बल वांडर वाला आकर्षण बल होता है। क्लियर है कि नहीं। मतलब वो दोनों जब जुड़े हैं तो जो आकर्षण बल का मान है, ध्यान से समझना ना, साधारण ताप पर अणुओं के बीच में कैसा बल पाया जाता है दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल। ध्यान दो सहसंयोजी आबंध बनाने वाले अणु के मध्य क्या आकर्षण बल पाया जाता है दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल। याद करो उसमें प्रबल आकर्षण बल था आयनिक में, और इसमें क्या होगा दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं। और हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान देना, इस कारण दुर्बल वांडरवाल आकर्षण, अब आकर्षण बल जिसमें सबसे ज्यादा रहता है वो कौन से अवस्था में पाया जाता है ठोस, लेकिन इसमें तो दुर्बल है। मतलब अधिकतर जितने भी सहसंयोजी यौगिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, या तो द्रव रहेंगे या तो क्या रहेंगे गैस। तो अधिकतर क्या होंगे ये, अधिकतर क्या होते हैं, या तो द्रव होते हैं या तो फिर क्या होते हैं गैस होते हैं। क्लियर है। ठोस अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये अधिकतर कौन से अवस्था में पाए जाते हैं द्रव अवस्था में या तो फिर गैस अवस्था में। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करो, आयनिक यौगिक जो रहते थे ठोस रहते थे। ठोस जो यौगिक हैं उनको गलाने में, ठीक है, या तो उनको वाष्पित करने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो दुर्बल वांडर वाला आकर्षण बल है, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे ये क्या हो सकता है आसानी से मेल्ट हो सकता है, आसानी से बॉयल हो सकता है। यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है एकदम कम होता है। क्या होता है कम। और रीज़न क्या दोगे भाई, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं दिशात्मक प्रकृति का। ध्यान से समझना, मैं जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था किसके बारे में, आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिकों के गुण में बोला था कि ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। मतलब उसका ना तो अणु का आकृति पता चलता था ना तो संरचना। लेकिन तुम लोगों को पता है कि सहसंयोजी यौगिक एक निश्चित ज्यामिति दिखाते हैं, निश्चित आकृति दिखाते हैं। मतलब कौन सी प्रकृति के होते हैं ये, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अध्रुवीय है। कैसे यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक। तो विलेयता क्या होगा इसका, ये क्या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूट रहा है क्या, नहीं, ये तो अध्रुवीय यौगिक है ना, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटता नहीं है। मैं क्या बोला था, ध्रुवीय यौगिक किसमें घुलता है, ध्रुवीय में, और अध्रुवीय यौगिक किसमें घुलेगा, अध्रुवीय में। जैसे कि पेट्रोल को मैं मिट्टी तेल में मिलाऊंगा तब वो उसमें घुलेगा ना, पानी में घुलेगा क्या, नहीं, क्योंकि पेट्रोल जो है अध्रुवीय प्रकृति का है और पानी कौन सा है, ध्रुवीय प्रकृति का है। समझ आ रहा है कि नहीं। चूंकि ये अध्रुवीय यौगिक है तो इसका विलेयता किसके लिए होगा, अध्रुवीय विलयन के लिए, अध्रुवीय विलायक के लिए होगा। किसके लिए होगा, अध्रुवीय विलायक के लिए। क्लियर है। मतलब ये एल्कोहल में, ईथर में, इन सब में घुलेगा। एल्कोहल में घुल जाएगा, ईथर में घुल जाएगा। समझ आ रहा है ना। मतलब जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है ना, जिसमें कार्बन का कंटेंट है, उन सब में क्या हो सकता है, ये आसानी से घुल सकता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है।
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। कितना गुण हो गया? भौतिक अवस्था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिशात्मक गुण, और कौन सा हो गया? विलेयता। क्या पढ़ लिए हम लोग? विलेयता। अध्रुवीय यौगिक है, इस कारण अध्रुवीय विलायक में क्या होगा? घुलेगा। क्लियर है? और अध्रुवीय विलायक जैसे कि एल्कोहल है, ईथर है, इन सब में घुलता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखो, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, याद करो जितना भी आयनिक यौगिक था वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटता था। और मैं क्या बोला था? जो आयन होते हैं उसी के कारण विद्युत क्या होता है? गतिशील होता है। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है? विद्युत धारा का चालन होता है। क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति के हैं तो विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। क्या होंगे? कुचालक। तो विद्युत चालकता क्या होती है? कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। क्योंकि इसमें आयन पाए नहीं जाते, क्योंकि इनमें आयन नहीं पाए जाते, आयन नहीं पाए जाते। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में ये टूटता ही नहीं है, तो क्या करंट सप्लाई करेगा क्या ये? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसका जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ना, रासायनिक अभिक्रिया का वेग वो क्या होता है? मंद होता है। क्या होता है? मंद, मतलब धीरे धीरे होता है। कुछ घंटे में, कुछ घंटे में या कुछ मिनट में ऐसा चलता है। क्लियर है? और इसका हम लोग करते हैं अध्ययन कक्षा 12वीं में रासायनिक बलगतिकी में, रासायनिक बलगतिकी में। और इसके वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक वेग। क्या बोलते हैं? आणविक वेग। क्लियर है? क्या बोल देते हैं? आणविक वेग। जैसे कि H2 + I2 है, ये भी सहसंयोजी यौगिक है, ये भी सहसंयोजी यौगिक है, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? 2HI। तो ये जो रहेगा थोड़ा सा धीरे धीरे होगा ये रिएक्शन। जो आयनिक यौगिक रहते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, वो एकदम तेजी से पलक झपकने से भी कम टाइम में करते हैं। तो उनका बल गतिकी का, उनके वेग का, कितने टाइम में ये रिएक्शन हो रहा है उसके स्पीड का अध्ययन कर नहीं सकते। स्पीड का अध्ययन जो थोड़ा स्लो चलता है उसका बस कर सकते हैं। क्लियर है? जो कुछ मिनट में होता है, कुछ घंटे में होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, क्या है? सहसंयोजी यौगिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं और सहसंयोजी यौगिकों का कौन कौन सा गुण होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब इस चैप्टर में सहसंयोजी यौगिक को समझाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिया गया था, तो उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।